नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। घड़ी में 10:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन के एक बार फिर झारखंड की सत्ता अपने हाथों में लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि नीट पेपर लीक कांड की जांच कहां तक पहुंची है और धनबाद से इसका क्या कनेक्शन है। धनबाद में 30 आवाज के साथ गोप बन गया। रांची के 7 इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये सारी खबर पर हमारी नजर होगी कि किस तरीके से ताजपोशी की तैयारी है, नीट पेपर लीक कांड में क्या खुलासे हुए हैं। और इस बीच खबर की 7 जुलाई को शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। चंपाई सोरेन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो खबर सामने आ रही है। तो नई सरकार बनने में और बस 3 दिन, 7 जुलाई को शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। इसके साथ साथ कई मंत्री भी शपथ उनके साथ ले सकते हैं, जो खबर सामने आ रही है। चंपाई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चंपाई सोरेन बनाए जा सकते हैं। तो हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हेमंत सोरेन अब तक 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल चुके हैं। सबसे पहले वो 2013 में सीएम बने थे। 2019 में दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और अब वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या तैयारी है? 3 दिन बचे हैं नई सरकार बनने में, क्या कुछ अब नया स्वरूप नजर आएगा? बता दें कि हेमंत सोरेन एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो रथ यात्रा के दिन कहा जाए तो 7 जुलाई को शपथ लेने को लेकर राज्यपाल से समय मांगा है और उम्मीद की जाती है कि उसी दिन ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार जो का मंत्रिमंडल होगा, इसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जिस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है और वर्तमान कैबिनेट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल चंपाई सोरेन जो है उन्हें भी दूसरी भूमिका जो है वो दी जाएगी। एक बड़े ओहदे पर उन्हें भी बिठाया जाएगा ताकि संगठन और जो गठबंधन है उसमें तारतम्यता बनी रहे। इन तमाम चीजों को लेकर जो कवायद है वो करीब करीब अंतिम चरणों में है और तमाम चीजों को पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पार्टी स्तर से भी जिस तरह की बातें आई कि जो जेएमएम के लोगों का भी कहना है कि चंपाई सोरेन के द्वारा ही ये ऑफर दिया गया कि अब हेमंत सोरेन ही सत्ता की चाबी संभाले और तमाम चीजों को लेकर जो बैठकें हुई उसमें ये चर्चा बनी है। तमाम जो कवायद उसके बाद 7 जुलाई का इंतजार है कि जिस वो नए मंत्रिमंडल और जो नए मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सबके सामने आएगा। उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम चीजें होंगी। देखना होगा कि उस दिन कौन कौन से लोग जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन संभावनाएं क्या नजर आ रही है? जिन नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं वो नए चेहरे जेएमएम से कौन होंगे, कांग्रेस से कौन होंगे? आलमगीर आलम की अगर बात करें तो उसके बाद से सीएम चंपाई सोरेन उसको संभाल रहे थे, लेकिन अब क्या स्वरूप होगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जिस तरह से बातें जो सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार इरफान अंसारी को जो है वो एक जिम्मेवारी मिल सकती है, कांग्रेस कोटे के मंत्री हो सकते हैं। तो वहीं बैजनाथ राम जो पूर्व में भी जिनका नाम जो है वो पूर्व में सामने आया था, हालांकि शपथ ग्रहण जो है वो चंपाई सोरेन की सरकार में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है उनके लिए, दोनों के लिए लग रहा है रास्ता साफ है। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है तो इन दोनों नए चेहरों को जो है वो इस मंत्रिमंडल में जो हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल की स्थापना होगी तो उसमें इन 2 चेहरों को मौका मिल सकता है। इस तरह की बातें जो है वो जरूर सामने आ रही है। वहीं पर जो ग्रामीण विकास विभाग है, अब देखना होगा कि किसे दिया जाता है। ये विभाग काफी महत्वपूर्ण है और इस वजह से ही आलमगीर आलम के जाने के बाद जो है वो चंपाई सोरेन इसकी जिम्मेवारी खुद निर्वाह कर रहे थे। तो देखना होगा कि किस मंत्री को इस कोटे का प्रभार दिया जाता है ताकि इस क्षेत्र से विकास हो। क्योंकि जेएमएम का जब से ये सरकार में आई है, सरकार बनने से पहले भी जाहिर तौर पर गांव की सरकार का नाम दिया जाता था। तो एक महत्वपूर्ण विभाग है वर्तमान सरकार के लिहाज से भी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश आपका। तो झारखंड की राजनीति में पिछले 6 महीने से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी 2024 को अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के सभी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी।
तब हेमंत सोरेन को यकीन हो चला था कि ईडी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हेमंत ने पार्टी के सीनियर लीडर टाइगर नाम से मशहूर चंपाई सोरेन को सीएम बना दिया था। तब से अब तक तकरीबन 5 महीने चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे, पर अब उनके दिन पूरे हो गए और अब एक बार फिर से झारखंड की कमान हेमंत सोरेन अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो झारखंड की कमान एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन झारखंड में शपथ ग्रहण से पहले सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी चेहरे का अपमान किया है और जेएमएम जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। फिर से सिद्ध हो गया कि हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं और जो जेएमएम जो कहती है वो डेफिनेटली नहीं करती है। इन्होंने कहा था कि इनके लिए सारे आदिवासी बराबर हैं, लेकिन जब भी सत्ता में हिस्सा देने की बात होती है, शीर्ष पद पर बैठाने की बात होती है, तो इनके लिए फैमिली डायनेस्टी और अपना क्लैन के बाहर किसी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय जेएमएम ने कहा था ये अपना पूरा टेन्यूर पूरा करेंगे, लेकिन इनको बीच में ही जबरदस्ती खींच कर हटा दिया गया। चूँकि जनादेश उनके नाम का ही मिला था और लोगों की इच्छा थी, यहाँ तक कि चंपाई बाबू की भी इच्छा थी कि जो हेमंत बाबू ने उन पर विश्वास किया, उनको सौंप के गए इस राज्य की बागडोर, उसे उन्होंने पूरे अपनी इच्छा से, सबसे ज़्यादा प्रेशर चंपाई बाबू का ही था कि आप आएँ, जनादेश आपके नाम है। ने जो षड्यंत्र किया था उसमें उसको नाकामयाबी मिली है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है न्यायालय के फैसले के बाद। इसलिए बीजेपी तो उसका बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो चाहती थी कि हेमंत सोरेन जी को जनता से दूर रखा जाए, एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जनता से दूर रखा जाए। अपने षड्यंत्र की नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगा रही थी। आज और नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद से नीट पेपर लीक के जुड़े तार सीबीआई ने सरायडेला से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। अमन सिंह का सहयोगी बंटी फरार बताया जा रहा है। गोविंदपुर का रहने वाला ये बंटी है। बंटी की एसयूवी की जब्त की गई है। हजारीबाग गैंग से अमन सिंह का रिश्ता सामने आया है। झरिया के एक शख्स की भूमिका की भी जांच इस मामले में हो रही है। तो बंटी की जो एसयूवी है उसे जब्त की गई है। तो धनबाद से नीट पेपर लीक के जो अब तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने सरायडेला से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। अमन सिंह का सहयोगी बंटी अभी फरार बताया जा रहा है कि बंटी गोविंदपुर का रहने वाला है और बंटी की जो एसयूवी है उसको भी टीम ने जब्त की है। हजारीबाग गैंग से अमन सिंह का रिश्ता बताया जा रहा है। झरिया के एक शख्स की भी भूमिका की जांच टीम की तरफ से की जा रही है। तो देखिए लगातार सीबीआई अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए लगातार एक एक किरदार को, एक एक आरोपियों को, एक एक गुनहगार को अपनी चंगुल में ले रही है। और ऐसे में अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अमन सिंह का सहयोगी बंटी जो है उसकी भी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बंटी फरार बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद खबर सामने आ रही है कि जो बंटी की एसयूवी एक कार है उसको जब्त की गई है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, धनबाद से जो तार जुड़े हैं अमन सिंह की गिरफ्तारी, अमन सिंह कौन है और बंटी कहां है, क्या खबर सामने आ रही है? फिलहाल तो जो अमन सिंह है वह हजारीबाग का ही रहने वाला है और सीबीआई की टीम को इस मामले में रडार में ली थी और जिसके बाद धनबाद के जो है बापू नगर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उसके मंगलम अपार्टमेंट पहुंची और दिल्ली की सीबीआई टीम और धनबाद की सीबीआई टीम दोनों ने संयुक्त रूप से उसके आवास में छापेमारी की और अमन सिंह को गिरफ्तार किया। हालांकि जो उसका एक सहयोगी था बंटी सिंह, वह जो भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी एक लग्जरी एसयूवी कार है उसको जब्त करके धनबाद एसपी कार्यालय सीबीआई में रखी गई है। और जो
अमन सिंह थी, उसे पटना गिरफ्तार कर ले गई है। और नीट के जो क्वेश्चन पेपर मामले हैं उसमें बताया जा रहा है कि अमन सिंह की जो संलिप्तता है बहुत ही अहम है और यही कारण है कि अमन सिंह को तत्काल ही गिरफ्तार करके ले गई और बंटी सिंह की भी तलाश की जा रही। वहीं झरिया से भी एक शख्स की बात सामने आ रही है कि उसकी भी संलिप्तता है, उस व्यक्ति की भी खोजबीन हो रही है। वहीं बैंक मोड़ के एक इलेक्ट्रिक व्यवसायी है, उनके भी उनके दो अन्य दोस्तों की भी संलिप्तता सामने आ रही है। कहीं ना कहीं धनबाद की जो है अब तार जो है हजारीबाग के नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जुड़ गई है और अब जो सीबीआई है यहाँ भी जांच कर रही है। धनबाद सीबीआई को भी कुछ सामान और निर्देश देकर गई है। अब देखना होगा कि इसमें और कितने लोग आते हैं और हजारीबाग के तार जो धनबाद में जुड़े हैं वो किन तक पहुंची है, उसमें कौन व्यवसायी होंगे और कौन इनसे कोई। चलिए बिल्कुल संजय, एक कह सकते हैं कि बड़ी गिरफ्तारी भी इससे मानी जाएगी। संजय आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर वापस फिर आपके पास आ रहे हैं। धनबाद से एक और बड़ी खबर बता दें, 30 आवाज के साथ गोफ बना है, जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। कोयलांचल में 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही, जिससे अग्नि प्रभावित भू धसान क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। जोगता थाना क्षेत्र के बीसीसीएल कनकनी कोलियरी 11 नंबर बस्ती में 30 आवाज के साथ गोफ बन गया है। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। गोफ बने स्थान से जहरीली गैस का लगातार रिसाव होने लगा है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इससे पहले भी क्षेत्र में गोफ बनने की घटना हो चुकी है और इस क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय लोग पुनर्वास की आस में डेंजर जोन में ही हैं। स्थानीय आरजेडी नेता का कहना है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में गोफ भूधसान की घटना हो रही है। बीसीसीएल जिला प्रशासन लोगों को पुनर्वास कराने को लेकर के गंभीर नहीं है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरें देख पा रहे हैं, गोप के जगह से इस जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है, अभी क्या स्थिति है, लोग दहशत में हैं? फिलहाल तो जो गोप की भराई है बीसीसीएल कर दी है। हर बार की तरह जब गोप बनती है तो बीसीसीएल जो है सूचना पाने के बाद देर पहुंचती है, लेकिन उसकी डोजरी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि डेंजर जोन में हजारों लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको जो पुनर्वास योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको पुनर्वासित करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और बीसीसीएल वो दोनों ही विफल है। और यही कारण है कि जब बारिश होती है तो उस समय जो अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन का क्षेत्र है वहां पर लगातार इस तरह के गोप बनते हैं। और कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है कि कई बार घर जमींदोज हो जाती है और उसमें लोग को भी हताहत होती है। कुछ दिन पहले भी जो इस क्षेत्र में जहां गोप बनी है वहां पर इस तरह की घटना हुई थी और 2 घर जमींदोज हो गए थे, एक बच्चे के भी हताहत होने से बच गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों से ना तो वो वहां के लोग हटना चाहते हैं और ना ही बीसीसीएल इसे लेकर गंभीर है। बीसीसीएल एकमात्र एक काम की है कि उस क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया और उसके बाद पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही। वहां पर विस्थापितों का कहना है कि उन्हें एक उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास किया जाए तो वह डेंजर जोन से हट जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही चीजें नहीं होने के कारण खतरे वाले जगह पर लोग रह रहे हैं और बीसीसीएल इस तरह की घटना होने पर डोजर लेकर पहुंची और गोप की भराई कर अपने काम को पूरा कर देती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। इसी तरह का हालात है, इसके लिए कोल इंडिया, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, भारत सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। रैयत भी परेशान, जो 150-200 साल से रह रहा है वो भी परेशान। तो भगवान का गांव है जोगता, हरिजन बस्ती, और ये सारे मामला जो है इसलिए देखता है कि अनुसूचित जाति के गरीब परिवार है, छोड़ो मरे दो। रांची के 7 इलाकों में धारा 144 लागू किया गया है। 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू किया गया है। 8 अगस्त तक ये धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। जुलूस, धरना प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से जुलूस, धरना प्रदर्शन करने की सूचना मिली थी और 8 अगस्त तक ये धारा 144 लागू रहेगी। तो बता दें कि 7 इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी, जिसमें पुराने सीएम आवास, इसके साथ साथ मोरहाबादी के 4 दीवारी से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ राजभवन की 4 दीवारी से 100 जो मीटर है उसके दायरे में ये धारा लागू रहेगी। झारखंड की राजधानी रांची में आने वाले दिनों में कई तरह के आयोजन किए जाने हैं, जिसमें कि राजनीतिक दलों के द्वारा धरने प्रदर्शन और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी धरने प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि का आयोजन होना है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली है। और उसी के देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा राजधानी रांची के 7 लोकेशन की दायरे में अगर कहा जाए तो 7 लोकेशन पर धारा 144
लागू की गई है। इसमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, झारखंड हाईकोर्ट जैसी जगहें शामिल हैं। इन जगहों पर कि 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, जुलूस पर रोक है। इस दरमियान किसी को भी इन इलाकों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी इस्तेमाल करने पर रोक है। बिना अनुमति के जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है इन जगहों पर नहीं किया जा सकता है। लोगों के जमा होने पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि इन चीज़ों की वजह से राजधानी रांची की विधि व्यवस्था जो है वो ख़राब हो सकती है, उसमें खलल पड़ सकता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो बता दें कि इन 7 स्थानों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने को लेकर एक तरफ मनाही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर करना भी है तो बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी ने जांच की है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में यह पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घोटाला किया था, और इसी मामले को लेकर के ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें भी आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी चल रही है, जिसमें भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी टीम जांच कर रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है जिसमें पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते हुए प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घोटाला किया, और इसी मामले को लेकर के ये जांच चल रही है। तो एक बड़ा घोटाला, और इस घोटाले को लेकर के ईडी की टीम एक्शन में नजर आ रही है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है, पूछताछ भी की जा रही है। तो धनबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हैं, जिनके कई ठिकानों पर ईडी की टीम दबिश दे रही है, वहां पर रेड चल रही है। भूली सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी की टीम जांच करी है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या खबर इस प्रमोद सिंह के बारे में मिल रही है? अब तक क्या ईडी की टीम को हाथ लगा है? फिलहाल तो सुबह में ही ईडी की टीम दबिश दी है, और अब फिलहाल उनके घर में जो है भूली और सहयोगी नगर दोनों ही ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहां पर कागजातों को संग्रह, आय से अधिक संपत्ति के मामले बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी थे, और आज से 4 से 5 साल पहले भी उन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए थे, और उससे भी हो सकता है कि ये तार ईडी के तक पहुंचेगी और उस मामले में भी जांच करेंगे। फिलहाल जो बातें चल कर आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले और कुछ अन्य मामले के कारण ईडी की टीम दबिश दी है, और टीम जो है लगातार घरों में जो है छापेमारी कर रही है, और कई अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। फिलहाल उन दस्तावेजों को क्या कुछ मिलता है वो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ईडी की टीम फिलहाल धनबाद में दबिश दी है, और अब देखना होगा प्रमोद सिंह जिस मामले में आरोपी है या जिस मामले में उन्होंने घपला किया है, उसको लेकर उन्हें क्या ईडी की टीम को मिल पाती है। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। 3 नए कानून के लागू होने के बाद कई नियम बदल गए हैं। खासतौर से आपराधिक घटनाओं में फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर झारखंड पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पुलिस विभाग ने पॉस्को और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर विशेष योजना बनाई है, और 51 महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से ट्रेंड किया गया है। डीजीपी का कहना है कि ट्रेंड पुलिसकर्मियों को जल्द ही काम पर भेजा जाएगा। जहां जहां उनका डेपुटेशन करना था वो सब वो फाइल यहाँ से निकल चुकी है, और वो सब जिले में जाकर जहाँ पर भी उनका डेपुटेशन के लिए स्थान चयनित किया गया था वहाँ सब उनको भेजा जा रहा है। वो हमको लगता है कि 2-4 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे। संथाल परगना के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को भी कहा है। अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करें।
और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे। 11 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट जाती है और मुसलमानों की 13% बढ़ जाती है। यह बिना घुसपैठ के संभव नहीं है और सरकार के स्पेशल ब्रांच ने भी पिछले वर्ष ये माना था कि इन घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है और वहां से इनके सरकारी कागजात तैयार किए जाते हैं। बहरहाल उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को कान पकड़कर भारत की सीमा से बाहर निकालने के लिए हेमंत सरकार पार्ट 2 को अपना इरादा दिखाना चाहिए। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेंटर में आवेदन भी कर चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन डीसी सुशांत गौरव ने शुरू की थी। मौजूदा डीसी कर्ण सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी साल मांदर को जीआई टैग हासिल हो जाएगा। इसके बाद इस वाद्यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। गुमला के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव को बतौर मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान भी मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं कि मांदर वाद्य यंत्र की खासियत क्या क्या है। तो इस स्क्रीन पर समझेंगे कि इसकी खासियत क्या है। तो मांदर वाद्य यंत्र की खासियत क्या है। तो मांदर वाद्य यंत्र एक प्रकार का हाथ का ढोल है जिसे वहां बजाया जाता है। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की जगह बेहद खास बताई जाती है। इसके साथ साथ बात करें तो इसकी थाप और इससे निकलने वाले धुन की मिठास भी अनूठी है जो मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके साथ ही साथ इसकी खासियत की अगर बात करें तो मांदर का खोल शंख नदी की मिट्टी से तैयार होता है। तो भी एक खासियत है इसकी, उसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। इसे हाथों से बजाया जाता है और कई बार आप पारंपरिक नृत्य करते वक्त इस मांदर का आप इस्तेमाल देखते होंगे। इसका इस्तेमाल लोकगीत और नृत्यों के साथ किया जाता है जिसकी बात हम कर रहे थे। और इसके साथ साथ मांदर वाद्य यंत्र एक प्रकार का हाथ का ढोल है जिसके हाथ के जरिए बजाया जाता है। तो ये मांदर ढोल की खासियत है। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की बेहद खास जगह मानी जाती है। तो इसको अब जब जीआई टैग मिलेगा तो इसकी और पहचान जो है वो और खास हो जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि जीआई जो टैग है वो क्या होता है उसको। तो जीआई टैग एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रतीक है। उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये दिया जाता है। इसके साथ साथ जीआई टैग की बात करें तो ये उत्पाद की विशेषता बताता है। इसके साथ 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत जो है वो की गई थी। जीआई टैग की अगर बात करें तो 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। ये इसकी एक हिस्ट्री भी है। जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण भी मिलता है, यानी कानूनी तौर पर भी कई जो संरक्षण है वो भी मिल जाता है। जीआई टैग उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का भी एक पैमाना होता है। तो जीआई टैग अब इस मांदर को मिलने जा रहा है। तो जीआई टैग एक प्रतीक है और इसी जीआई टैग को लेकर के जो अब चर्चाएं हैं कि जो वाद्य यंत्र मांदर है उसको जीआई टैग मिलेगा और उसकी पहचान और खास हो जाएगी। बढ़ते आगे तो रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले होमगार्ड जवानों को भी ट्रैफिक यूनिफॉर्म से लैस किया जाएगा। इससे लेकर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 650 होमगार्ड जवानों का सहयोग रांची ट्रैफिक पुलिस ले रही है। ये जवान रांची की ट्रैफिक स्मूथ करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।